तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि भारत के द्वारा जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है, ये बेसिकली इंडिया के जो न्यूक्लियर डिटरेंस या फिर कहे तो परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता है उसे बढ़ाएगा। इंडिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदते टाइम ही एयरक्राफ्टों में परमाणु हथियारों को कैरी करने का क्षमता को जोड़ने का बात कहा गया था। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल से इंडिया अपने पुराने परमाणु हथियारों को दागने वाले एयरक्राफ्टों को बदलना भी चाहता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियारों का क्षमता कितना है और ये कितना घातक है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों में गिना जाता है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के खासियतों के बारे में पूरा दुनिया को ही पता है और अगर आप लोग रेगुलरली मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को भी इन एयरक्राफ्टों के खासियत और इसके फीचर्स के बारे में अवश्य पता होगा। पर दुनिया में काफी कम लोगों को पता है कि राफेल एयरक्राफ्ट परमाणु हथियारों को भी दाग सकता है और इसे फ्रांस के द्वारा अपने बेड़े में परमाणु हथियारों को दागने के मिशन के लिए भी शामिल किया गया है। भारत की तरफ से भी राफेल एयरक्राफ्टों को जब खरीदा गया तो उनमें परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता को जोड़ा गया था। हालांकि दोस्तों इसके बारे में भारत की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया और काफी कम पब्लिकली ऐसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे हमें पता चले कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के पास परमाणु हथियारों को दागने के लिए क्या क्षमता है, कौन सा हथियार है और कौन सा मिसाइल है। पर अगर फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के बेड़े को देखा जाए तो ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यूजुअली अपने बेली सेक्शन में परमाणु हथियारों को कैरी करता है और परमाणु हथियारों को कैरी करने के लिए ASMPA मॉडिफाइड मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को कैरी करता है। दोस्तों ASMPA असल में ASMP मिसाइलों के एक मॉडिफाइड वर्जन है और ये असल में लिक्विड फ्यूल्ड रैमजेट प्रोपल्सन वाले सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो मार्क 3 के रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है, मतलब ध्वनि के रफ्तार के 3 गुना अधिक रफ्तार में। जबकि इसे अगर आप ब्रह्मोस से कंपेयर करें तो ये लगभग ब्रह्मोस मिसाइलों के ही रफ्तार में उड़ान भर सकता है। दोस्तों ASMP मिसाइल को असल में फ्रांस के सबसोनिक एंटीशिप मिसाइल ANF के बेस पे निर्माण किया गया है और दोनों मिसाइलों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक ही तरीके का एयर इंटेक भी है जो यार मिसाइलों को काफी अधिक सिमिलर भी बनाता है। पर ASMP मिसाइलों के वजन करीबन 860 किलोग्राम और लंबाई करीबन 5.38 मीटर है। इसका रेंज करीबन 300 किलोमीटर है जबकि इसके आधुनिक वर्जनों का रेंज 500 से भी अधिक किलोमीटर बताया जाता है। ASMP में TN-81 थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर कहे तो हाइड्रोजन बॉम्ब को कैरी किया जाता है जिसका क्षमता करीबन 1 लाख टन TNT से लेके 3 लाख टन TNT के क्षमता के बराबर है। हालांकि दोस्तों इसे अगर 1945 में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा के ऊपर दागे गए परमाणु हथियार लिटिल बॉय के साथ कंपेयर किया जाए तो ये लिटिल बॉय के मुकाबले में करीब 20 गुना अधिक ताकतवर है। लिटिल बॉय का क्षमता करीबन 15,000 टन TNT के बराबर था। दोस्तों ये जो ASMPA या फिर कहे तो मॉडिफाइड वर्जन के मिसाइल है जिसका रेंज करीब 500 किलोमीटर या उससे अधिक है, इसके सर्विसेबिलिटी पहले के मुकाबले में अधिक है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को साल 2010 से साल 2015 के दरमियान फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्टों में शामिल किया गया और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करीबन 54 यूनिट तैयार किया गया है और राफेल एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट किया जा चुका है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के साथ ASMPA मिसाइलों को अगर एकत्रित किया जाए तो ये फ्रांस का तीसरे जनरेशन का परमाणु डिटरेंस है। इससे पहले 2 जनरेशन में फ्रांस के द्वारा 2 अलग अलग एयरक्राफ्टों को परमाणु डिटरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे पहले फ्रांस की तरफ से 1960 से 1980 के दरमियान मिराज 4 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अपना परमाणु डिटरेंस को हासिल किया गया था। बेसिकली मिराज 4 एक सबसोनिक मीडियम रेंज बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और इसे दुनिया के सबसे छोटे आकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के बाद ही ASMP सर्विस में आया और ASMP को 1986 में सर्विस में लाया गया था। दोस्तों इन एयर मिसाइलों के द्वारा मिराज 4 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले AN-22 बॉम्ब को रिप्लेस किया गया। हालांकि बाद में इन बॉम्बों के बेस पे निर्माण किया गया AN-52 बॉम्बों को भी ASMP मिसाइलों से ही रिप्लेस किया गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि फ्रांस के द्वारा मिराज 4 को रिटायर करने के बाद 90 के दशक में अपने बेड़े में मिराज 2000N का इस्तेमाल परमाणु डिटरेंस के लिए किया गया था। 1990 के दशक से शुरू करके 2018 तक मिराज 2000N ही फ्रांस का परमाणु डिटरेंस के लिए प्रमुख एयरक्राफ्ट था। हालांकि दोस्तों मिराज 2000N असल में मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे इस तरीके से बनाया गया था कि ये ASMP को कैरी कर सके। इसके बाद फ्रांस के बेड़े में राफेल एयरक्राफ्टों को एज ए परमाणु डिटरेंस के रूप में शामिल किया गया। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ASMPA के मुकाबले में भी अधिक ताकतवर मिसाइलों के ऊपर फ्रांस की तरफ से काम किया जा रहा है जो बेसिकली ASN-4G के नाम से जाना जाएगा और ये एक तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइल होगा जो परमाणु हथियारों को कैरी कर सकेगा। हालांकि इसके अलावा अगर फ्रांस के न्यूक्लियर डिटरेंस को देखा जाए तो ASMP या ASMPA
ये केवल मात्र ऐसा मींस नहीं है जिसके द्वारा फ्रांस परमाणु हथियारों को दाग सके। फ्रांस के बेड़े में ट्रायम्फ क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो M51 सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सकता है। और फ्रांस जो नया मिसाइलों को डेवलप करने का बात कह रहा है, ये आने वाले समय में संपूर्ण फ्रांस के एयरफोर्स के प्रमुख हथियार होगा। दोस्तों फ्रांस के बेड़े को अगर देखा जाए तो फ्रांस एक ताकतवर तरीन देश है और टेक्नोलॉजिकली काफी आगे है, खास करके हथियारों के टेक्नोलॉजी में। लेकिन फ्रांस के बेड़े में कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है। हालांकि ये क्यों नहीं है इसके बारे में फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से फ्रांस के ही अधिकारियों के नॉलेज में होगा कि फ्रांस को इस तरीके के एयरक्राफ्टों का आवश्यकता नहीं है या फ्रांस इस तरीके के एयरक्राफ्टों को अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अगर फ्रांस के बेड़े के ASMPA मिसाइल को देखा जाए तो ये दुनिया का एक ताकतवर तरीन और काफी घातक मिसाइल है जो काफी हद तक दुश्मनों को डरा के रखा है। दोस्तों ASMPA मिसाइलों के बारे में हम थोड़ा और अधिक जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे MBDA फ्रांस की तरफ से निर्माण किया गया है। इसे पहले 1986 में बनाया गया और इसका जो इंप्रूव वेरिएंट है उसे 1997 से लेकर 2009 के दरमियान बनाया गया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 500 किलोमीटर या फिर कहे तो 310 माइल से भी अधिक रेंज वाले ये मिसाइल माक 3 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। इसका वजन करीबन 860 किलोग्राम है, लंबाई करीबन 5.38 मीटर और डायमीटर करीब करीब 380 मिलीमीटर है। दोस्तों ये करीब करीब 100 से 300 किलोटन TNT के बराबर के वॉरहेड को कैरी कर सकता है और बताया जाता है कि इसमें TN81 परमाणु वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों इनके बारे में और अधिक जानकारी फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि इसके 2 सक्सेसर के ऊपर रशिया काम कर रहा है, जिनमें ASMPAR जैसे मिसाइल मतलब रिन्यूड मिसाइल है जो कि साल 2016 में पहली बार टेस्ट किया गया था और ये एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, पर इसके रेंज के बारे में कभी कोई खुलासा नहीं किया गया। और इसके जो सबसे बड़े सक्सेसर है वो है ASMPA हाइपरसोनिक या फिर कहे तो ASN4G मिसाइल, जिसे लेके बताया जा रहा है कि इसका रफ्तार करीब करीब माक 4 से लेके माक 8 के दरमियान होगा, जबकि माक 4 से लेके माक 5 के अगर अंदर ये ट्रैवल करता है तो इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाएगा और माक 7 से 8 के अंदर अगर ये ट्रैवल करेगा तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके खाली रफ्तार को ही नहीं बढ़ाया जा रहा है बल्कि इसके रेंज को भी बढ़ा के 1000 किलोमीटर तक किया जाएगा ताकि ये और लंबे दूरी तक टारगेट को निशाना बना सके। फिलहाल दोस्तों इन मिसाइलों को कैरी करने वाले प्रमुख प्लेटफॉर्मों को देखा जाए तो इनमें डसॉल्ट मिराज 4, मिराज 2000 इन राफेल और डसॉल्ट सुपर टेंडर जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। हालांकि इन सभी एयरक्राफ्टों में केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्ट ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो फिलहाल ऑपरेशनल है, बाकी सभी एयरक्राफ्टों को फ्रांस की तरफ से रिटायर्ड कर दिया गया है। दोस्तों ये अब तक नहीं पता है कि कितने राफेल एयरक्राफ्ट इस तरीके के मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है और कितने राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस की तरफ से इस तरीके से बनाया गया है कि ये परमाणु हमला कर सके। पर दोस्तों इन राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक एक या 2 पायलट से ऑपरेट होता है, जबकि इसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच है, चौड़ाई 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच और हाइट करीबन 5.35 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है। विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट है। तो वहीं पे एम्प्टी वेट करीब करीब 9850 किलोग्राम से लेके 10600 किलोग्राम के दरमियान है। ग्रॉस वेट 15000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 24500 किलोग्राम के आसपास है। फ्यूल कैपेसिटी 4400 किलोग्राम से लेके 4700 किलोग्राम है और इसमें 2 स्निग्मा M88E4 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ जिसका थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन से लेके 75 किलोन्यूटन तक है। एयरक्राफ्ट अधिकतम माक 1.8 की रफ्तार में हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रैवल कर सकता है, जबकि लो ऑल्टीट्यूड में इसका रफ्तार माक 1.1 है। एयरक्राफ्ट के सुपर क्रूजर रफ्तार माक 1.4 के आसपास है, जबकि इसका कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। फेरी रेंज 3700 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग 515,835 मीटर या फिर कहे तो 52,000 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट +9G से लेके -3.6G इवन इमरजेंसी में +11G के दबाव झेल सकता है। एयरक्राफ्ट में हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल हुआ, जबकि इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये 9500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। एयरक्राफ्ट के द्वारा MBDA माइका, मीटियोर, मैजिक 2 जैसे मिसाइलों को कैरी किया जा सकता है, जबकि एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में इसमें MBDA, अपाचे, स्टॉर्म शैडो, हैमर, P-2, AS-30L, मार्क 82 जैसे हथियारों को कैरी किया जाता है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें AM-39 एग्जॉस्टेड मिसाइलों को कैरी किया जाता है। परमाणु हथियारों के बारे में आप लोगों को बताने का आवश्यकता नहीं है, जबकि इसके अलावा इसमें थेल्स डायनामिक टारगेटिंग पॉड, थेल्स एयरबॉर्न रैकी ऑब्जर्वेशन सिस्टम, थेल्स मल्टीफंक्शनल टारगेटिंग पॉड, 5 ड्रॉप टैंक, बॉडी टू बॉडी फ्यूल सिस्टम जैसे इक्विपमेंट है। एवियोनिक्स रूप में एयरक्राफ्ट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।